वेलकम टू डियर स्टूडेंट। आप सभी लोगों का अशोका स्टडी पॉइंट प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। हम लोग औसत चैप्टर पढ़ रहे थे। औसत चैप्टर में क्लास 1 और क्लास 2 हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें हम औसत को बेसिक से लेकर के हमने कॉन्सेप्ट क्लियर किया था। आज हम औसत का एक नया पार्ट लेकर के उपस्थित हूँ, जिसमें जो क्वेश्चन हम जो डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चन जैसे कि पेट यूपी पेट का जो एग्जाम 24 तारीख को होने जा रहा है, उसके लिए भी पूरी तरह से यूजफुल है। जैसे आप यूपीएसआई देना हो या यूपी ट्रिपल एससी का इन फ्यूचर आने वाली वैकेंसी लेखपाल हो, यूपीपी हो, जो एसएससी जीडी की जो फॉर्म फुलफिल किया जा रहा है, इन सभी के लिए क्या है, यह वीडियो बहुत ही उपयोगी होगा। अब हम आपके सामने कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जिसको हम एक एक करके करेंगे। जैसे कि पहला प्रॉब्लम दिया है, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है। क्रमागत संख्या का मतलब ये हो गया कि क्रमागत संख्या मतलब ऐसी संख्याएं जो क्रम से आती हैं। जैसे अगर हम ये कहें 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, ये संख्याएं हमारी क्या कहलाएंगी, क्रमागत संख्याएं कहलाएंगी। जैसे अगर हम ये कहें, अगर कोई संख्या x है, अगर हम लिखें x+1 x+2 x+3 एंड सो ऑन, ये संख्याएं क्या कहलाएंगी, क्रमागत संख्याएं कहलाएंगी। अगर कोई संख्या दी गई है, अगर मान लीजिए यहाँ पर 53 है, अगर हम लिखें इसको 54 55 56, ये संख्याएं क्या कहलाएंगी, क्रमागत संख्याएं। क्रमागत संख्याओं का मतलब यही होता है, ऐसी संख्याएं जो पिछली संख्या में 1 जोड़ करके प्राप्त होती हैं, वे सभी संख्याएं क्रमागत संख्याएं कहलाती हैं। जैसा कि जो हम एग्जाम्पल लिए हैं, यह देख रहे हैं कि अगर पिछली संख्या में 1 जोड़ रहे हैं तो अगली संख्या, फिर इसमें 1 जोड़ रहे हैं तो अगली संख्या, फिर ऐसे आगे की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं, तो ये संख्याएं क्या कहलाएंगी, क्रमागत संख्या। अगर x कोई संख्या है, अगर इसको लेकर के क्रमागत संख्याएं लिखते हैं, तो इसमें हमने 1 जोड़ा तो x+1, फिर x+2, फिर x+3, ये भी क्या कहलाएंगी, क्रमागत संख्या। अगर कोई संख्या हमारे पास 53 है, अगर इसको लेकर के क्रमागत संख्या जोड़ते हैं, इसमें 1 जोड़ते जाएंगे तो आगे संख्याएं जो मिलेंगी, ये सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी, क्रमागत संख्याएं। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं, जो हमारी क्रमागत संख्याएं होती हैं वो पिछली संख्या में 1 जोड़ करके प्राप्त होती हैं। तो इस तरीके से क्रमागत संख्याओं के बीच में जो अंतर होता है, वह अंतर कितना होता है, 1 होता है। सब में अंतर कितना होता है, 1 होता है। यह अंतर 1 इसलिए होता है क्योंकि ये संख्याएं जो 1 जोड़ने से प्राप्त होती हैं, इसलिए इन संख्याओं में अंतर 1 होता है। अब हम बात कर रहे हैं 7 क्रमागत संख्याओं का औसत क्या है, 30 है। अगर 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 30 है, जैसा कि मैंने आपको क्रमागत संख्याओं का औसत हम कैसे फाइंड करेंगे, क्रमागत सम संख्याओं का औसत कैसे फाइंड करेंगे, क्रमागत विषम संख्याओं का औसत कैसे फाइंड करेंगे, इसके बारे में हम आपको क्वेश्चन करवा चुके हैं। अगर कोई क्रमागत संख्या दी गई है, अगर उनकी दी गई संख्याओं की संख्या देख रहे हैं, यहाँ 7 है, चूंकि विषम है, इसलिए अगर दी गई संख्याओं की संख्या अगर विषम है तो स्वाभाविक है मध्य में कितनी संख्याएं होंगी, 1 होगा। अगर हम ये कहें, अगर दी गई संख्याओं की संख्या 5 है तो मध्य में कितनी संख्याएं होंगी, 1 होंगी। अगर दी गई संख्याओं की संख्या अगर 7 है तो मध्य में कितना होगा, 1 होगा। तो इस तरीके से मतलब जो मध्य की संख्या होगी तो वही संख्या हमारी क्या होती है, औसत होती है। तो इस प्रकार हमें क्या मिला, जो इन 7 क्रमागत संख्याओं में जो मध्य संख्या हमारी क्या है, 33 है। अगर मध्य संख्या 33 है तो स्वाभाविक है इधर भी 3 संख्या होंगी और इधर भी 3 संख्या होगी। तो अगर हम आगे की संख्याएं लिखेंगे, चूंकि ये क्रमागत है, इसलिए इसमें 1 जोड़ते हुए हम अगली 3 संख्याएं लिखेंगे। तो अगली संख्या 34, फिर 35, फिर क्या हो गया, 36, क्योंकि टोटल संख्याएं हमारी कितनी है, 7 है। तो और मध्य की संख्या अगर हमारी 33 है तो इसके आगे भी 3 संख्याएं होंगी और इसके पीछे भी 3 संख्याएं होंगी। क्रमागत संख्याओं की विशेषता क्या होती है, अगर पिछली संख्याएं हमें फाइंड करना है तो अगली संख्या में से 1 घटाकर प्राप्त करते हैं। अगर 33 है तो इसके पहले की संख्या 32 होगी, इसके पहले की संख्या 31 होगी और इसके पहले की संख्या क्या होगी, 30 होगी। लेकिन दोस्तों इस प्रॉब्लम में हमें
हमने तो सभी संख्याएं फाइंड किया, इसलिए फाइंड किया। ये क्वेश्चन ये भी हो सकता था, अगर 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है तो सबसे छोटी संख्या क्या है। इसीलिए मैं अगले क्वेश्चन, इस टाइप का जो क्वेश्चन बनता सबसे छोटी संख्या क्या है, उसको दृष्टिगत रखते हुए हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व किए हैं। चूंकि इस वर्तमान प्रॉब्लम में क्या पूछा जा रहा है, सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या होगी, 36 होगी। अगर ये पूछा जाता सबसे छोटी संख्या क्या है, तो सबसे छोटी संख्या क्या बताते, 30 बताते, अगर ये पूछा जाता तो। ठीक, उम्मीद कर रहे हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, 4 क्रमागत संख्याओं का औसत 27 है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है। अब 4 क्रमागत सम संख्याओं के औसत की बात किया जा रहा है या सम संख्याओं की बात की जा रही है। तो चार क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, ये आपको फाइंड करना है। तो स्वाभाविक है, अभी हम लोगों ने औसत के बारे में यही जाना था, अगर वो क्रमागत संख्याएं हैं या क्रमागत सम संख्या है, क्रमागत विषम संख्या है या क्रमागत सम संख्या है, क्रमागत विषम संख्या है या क्रमागत संख्याएं हैं, तो जो इनका औसत होगा वो मध्य की संख्या ही क्या होगी, औसत होगी। अब जैसे अगर इनका 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत अगर 27 है, अगर औसत क्या दिया है, 27 है, इसका मतलब क्या हुआ, इसके अगले वाली सम संख्या हमारी क्या है, 28 है, इसके पहले वाली सम संख्या हमारी क्या है, 26 है। जैसा कि आगे हम जैसे क्रमागत सम संख्याओं के औसत के बारे में आपको बताया था, अगर दी गई संख्याओं की संख्या अगर क्या है, सम में हो, तो मध्य की दोनों संख्या को जोड़ करके 2 से डिवाइड करके भी क्रमागत सम संख्या का औसत फाइंड करने का तरीका आपको बताया था। यहाँ पर कहा जा रहा है 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना दिया था, 27 दिया था। चूंकि ये सम संख्याएं हैं, अगर औसत 27 है तो स्वाभाविक है मध्य की जो संख्या होगी वो 27 होगी। अब 27 के बाद जो हमारी सम संख्या 28 है, इसके पहले की सम संख्या हमारी क्या है, 26 है। अब जैसे इन संख्याओं की संख्या कितनी है, 4 है, इसका मतलब इसके आगे भी एक संख्या होगी, 28 के बाद 30 हो गया, और इसके पहले की संख्या क्या होगी, 24 हो जाएगी। आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, लेकिन हम इसमें ये भी क्वेश्चन बता दिए कि अगर ये पूछा जाता 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत अगर 27 है, तो इनमें सबसे छोटी संख्या क्या है, अगर ये पूछा जाता तो इसी क्वेश्चन में इसको भी हमने शामिल कर लिया है। इसमें पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ी संख्या क्या, तो सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या है, 30 है। अगर ये पूछा जाता सबसे छोटी संख्या क्या है, तो क्या बताते, 24 बताते। उम्मीद कर रहे हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करने जा रहे हैं, जैसे अगर दिया हो, ये दिया है, जैसे कहा जाए कि सतत 5 विषम संख्याओं का औसत 95 है, सतत 5 विषम संख्याओं का औसत 95 है, और वही क्रम में चौथी संख्या क्या है। अब ये संख्याएं कैसी हैं, क्रमागत विषम संख्याएं हैं, इनकी संख्या कितनी है, 5 है। तो जैसा कि अभी बताया, अगर दी गई संख्याओं की संख्या विषम है, तो मध्य में क्या होगी, सिर्फ एक ही संख्या होगी, और वही संख्या उसका क्या होगा, औसत होगा। इसका मतलब ये हो गया, अगर इन 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत क्या है, अगर 95 है, तो इसका मतलब मध्य की जो संख्या हो गई वो क्या होगी, 95 होगी। अब ये संख्याएं क्रमागत विषम संख्याएं हैं, और उनकी संख्या चूंकि 5 है, इसका मतलब इधर भी 2 संख्याएं होंगी और इधर भी 2 संख्याएं होंगी। तो अब अगली संख्याएं लिखेंगे, तो 95, 2 97, फिर 99, इसके पहले 93, फिर 91 हो गया। अब ये देख रहे हैं कि संख्याएं किस क्रम में है, आरोही क्रम में है, लेकिन हमें अवरोही क्रम की बात की जा रही है। तो अवरोही क्रम का मतलब होता है घटता हुआ क्रम। अवरोही क्रम का मतलब घटता हुआ क्रम, मतलब सबसे पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और इसमें कहा जा रहा है अवरोही क्रम में चौथी संख्या। अगर हम इस दिशा में आगे की ओर बढ़ रहे हैं, तो चौथी संख्या हमारी क्या हो गई, 93 हो गई। चौथी संख्या हमारी क्या हो गई, 93 हो गई। तो अब यदि सतत 5 विषम संख्याओं का औसत 95 है, तो अवरोही क्रम में चौथी संख्या क्या है, 93 हो गई। अगर इसी क्वेश्चन में पूछा जाता अवरोही क्रम में चौथी संख्या क्या है, तो हम पांचवी संख्या क्या है, तो क्या बताते हैं यहाँ पर, 91 बताते, 91 बताते।
अगर ये पूछा जाता कि सतत 5 विषम संख्याओं का औसत 95 है, इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो क्या बताते? 99 बताते। अगर ये पूछा जाता कि अगर सतत 5 विषम संख्याओं का औसत 95 है तो आरोही क्रम में चौथी संख्या क्या है, तो क्या बताते? 97 बताते। उम्मीद कर रहे हैं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है? नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, जैसे इसमें कहा जा रहा है प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है? सबसे पहले इस क्वेश्चन को पूछने का एग्जामिनर का मतलब ये रहा है कि विद्यार्थी यह अभाज्य संख्या का मतलब समझ रहा है कि नहीं। मतलब जो अभाज्य संख्याओं की बात की जा रही है उस अभाज्य संख्याओं का मतलब स्टूडेंट को पता है कि नहीं। जनरली स्टूडेंट कंफ्यूज करता है कि 1 हमारी अभाज्य संख्या है कि नहीं है, इसी कंफ्यूजन में रहता है। तो 1 हमारी क्या होती है? अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 2 से। अभाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 2 से। मतलब सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। वैसे आप अभाज्य संख्याओं के बारे में मालूम होगा, लेकिन अगर नहीं जानते हैं तो इसके बारे में डिस्कस कर दे रहे हैं। अभाज्य संख्याएं होती क्या हैं? ऐसी संख्या जो केवल 1 और स्वयं से विभाजित होती है। ऐसी संख्या जो केवल 1 और स्वयं से विभाजित होती है, या इसी को ऐसे भी कह सकते हैं, ऐसी संख्या जो जिसके केवल 1 और स्वयं 2 ही गुणनखंड हों, वही क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। अगर अभाज्य संख्याओं की बात करें जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 एंड सो ऑन, ये सभी हमारी क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्या इसलिए है, जैसे कि अभाज्य संख्याओं को डिफाइन किया है, ऐसी संख्या जो केवल 1 और स्वयं से पूर्णतः विभाजित होती हैं। जैसे अगर हम 2 लेते हैं तो 2 किससे कटेगा? सिर्फ 1 और 2 से विभाजित होगा, इसलिए 2 अभाज्य संख्या है। जैसे 3 लेते हैं तो 3 केवल यहाँ पे 1 और 3 से विभाजित होगा, इसलिए 3 हमारी अभाज्य संख्या है। अगर हम 11 लेते हैं तो 11 केवल 1 और 11 से विभाजित होगा, इसलिए 11 हमारी अभाज्य संख्या है। अगर मान लीजिए हम 15 लेते हैं तो ये देखें कि 15 हमारी अभाज्य संख्या है कि नहीं है। अगर 15 के अगर फैक्टर गुणनखंड लिखें 1 होगा, 3, 5, 15, इस तरीके से देख रहे हैं 15 के 1 और स्वयं के अलावा भी इसका गुणनखंड 3 और 5 हैं, इसलिए 15 हमारा क्या है? अभाज्य संख्या नहीं है। अब हम बात करें, जैसे अगर हम लेते हैं, अगर 25 लेते हैं तो 25 हमारा क्या है? अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 1 से कटेगा, 5 से कटेगा और 25 से भी कटेगा। यह 1 और स्वयं के अलावा भी 5 से विभाजित हो रहा है, इसलिए 25 हमारी क्या है? अभाज्य संख्या नहीं है। दोस्तों, इस क्वेश्चन को पूछने का मतलब सिर्फ यही था, एग्जामिनर ये जानना चाह रहा था अभाज्य संख्या से आप परिचित है कि नहीं है। तो उम्मीद कर रहे हैं ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अभाज्य संख्या का मतलब यही है जो संख्याएं 1 और स्वयं से पूर्णतः विभाजित होती हैं। अब जैसे हम अभाज्य संख्याओं के बारे में अगर आपसे ये क्वेश्चन करें, ऐसी कितनी अभाज्य संख्याएं हैं जो सम है, तो ऐसी कितनी अभाज्य संख्याएं सम हैं? ये 2, मतलब एक ही ऐसी सम संख्या है जो क्या है? अभाज्य है, और बाकी जितनी भी विषम संख्याएं हैं ये सभी क्या है? सभी क्या है? विषम है। उम्मीद कर रहे हैं बातें समझ में आ गई होगी। अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 अभाज्य संख्याओं का औसत हमें फाइंड करना है। तो अगर अभाज्य संख्याएं लिखें तो कहां से लिखेंगे? जैसे 2, 3, 5, 7 और आपका क्या हो गया? 11 हो गया। यही हमारी 5 अभाज्य संख्या, इन्हीं के औसत पूछा जा रहा है। औसत को हमने डिफाइन किया था, दी गई राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। अगर इनका हम योग करते हैं 2, 3, 5, 10, 10 और 7, 17, और ये 17 और 11 क्या हो गया? 28 हो गया। 17 और 11 28 हो गया, और इनकी संख्या कितनी है? 5 है। अब इसको डिवाइड करेंगे, 5 × 5 = 25, 3, 5, 6 के कितना हो गया? 30 हो गया। 5 पॉइंट क्या हो गया? 6 हो गया। एक बार इसको और देख लें, 11, 7, 18, 2, 20, 7, 28 हो गया। 5 से डिवाइड करेंगे, 5 पॉइंट क्या हो गया? 6 हो गया। ये रहा 5 अभाज्य संख्याओं का औसत। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं।
नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या दिया है, जैसे कि संख्या 24 के सभी गुणनखंडों अपवर्तकों का औसत क्या है, ये आपको फाइंड करना है। सबसे पहले तो हमें इस प्रश्न में ये जानना है कि गुणनखंड होता क्या है, अपवर्तक होता क्या है। अपवर्तक या गुणनखंड होता क्या है, सबसे पहले ये जाना है। जैसे मान लीजिए अगर हम लिख दिए यहाँ पर 24 लिखें, अगर हम ये कहें 24 के अपवर्तक क्या हैं, गुणनखंड क्या है, तो क्या बताएंगे, जो जो संख्या इस 24 को डिवाइड करेगी वो सभी संख्याएं 24 के गुणनखंड होंगे। जैसे 1 24 को डिवाइड करा तो 1 इसका गुणनखंड है। जैसे 2 3 4 6 8 12 और 24, ये सभी क्या है, 24 के अपवर्तक हैं, या ये कहा जाए गुणनखंड है। अगर हम लेते हैं, अगर हम 48 का हम कहें अपवर्तक क्या होगा, तो क्या बताएंगे, 1 2 3 4 6 8 12 16 16 24 और 48, ये सभी क्या है, 48 के गुणनखंड हैं, अपवर्तक हैं। जैसे हम ये कहें 20 के अपवर्तक या गुणनखंड क्या है, 1 2 4 5 10 और क्या है 20, ये सभी क्या है 20 के, ये सभी क्या है 20 के अपवर्तक हैं। उम्मीद कर रहे हैं अपवर्तक और गुणनखंड समझ में आ गया होगा। हमारा क्वेश्चन क्या दिया है, संख्या 24 के सभी गुणनखंडों के अपवर्तक क्या है, ये आपको फाइंड करना है। अब हम संख्या 24 लेते हैं, 24 के अगर अपवर्तक लिखते हैं तो क्या मिलेगा, जैसे 1 2 3 4 6 8 12 24, ये सभी क्या है 24 के अपवर्तक हैं, गुणनखंड हैं। अगर इनमें देखें तो ये सभी जितनी भी संख्याएं लिखे हैं ये सभी 24 को पूर्णतः विभाजित करेंगे। अब इन्हीं अपवर्तकों गुणनखंडों का औसत फाइंड करना है। दी गई राशियों का योग बटे राशियों की संख्या 4 2 6 14 6 20 4 24 3 27 और 3 30 हो गया। 5 1 6 6, ये किसके बराबर हो गया, 60 के बराबर हो गया, 60 के बराबर हो गया। इनकी संख्या दी गई राशियों का योग बटे राशियों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 हो। अब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे, 4 दूना 8 हो गया, 15 चौक को 60 हो गया, कितना आ गया 7.5 के बराबर हो गया। इस तरीके से इसका औसत 7.5 के बराबर हो गया। अब हम बात कर रहे हैं जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जैसे कहा जा रहा है संख्या 5 के प्रथम 16 गुणजों का औसत क्या है। संख्या 5 के प्रथम 16 गुणजों का औसत क्या है। सबसे पहले हम गुणज की बात करें कि गुणज मल्टीपल एक्चुअली होता क्या है। पहले हम गुणज की बात करें तो गुणज मल्टीपल, गुणज मल्टीपल, गुणज मल्टीपल। अब हम मल्टीपल की बात करेंगे तो मल्टीपल क्या होगा, जैसे मान लीजिए हम ये कहें, जैसे ये दिया है, अगर हम ये कहें 48 के मल्टीपल क्या है, अगर हम ये कहें 48 का मल्टीपल क्या है, अगर तो 48 जिन जिन संख्याओं को विभाजित करेगा वो सभी संख्याएं हमारी क्या होंगी, 48 की मल्टीपल होंगी। जैसे हमने लिख दिया 96, 96 को क्या कर रहा है, 48 डिवाइड कर रहा है, इसलिए 96 इसका क्या है, मल्टीपल है। जैसे हम ये लिखें 144, अगर 144 लेते हैं, 144 को 48 डिवाइड कर रहा है, इसलिए 144 48 का क्या है, मल्टीपल है। अगर हम लें जैसे 9 लेते हैं, अगर 9 का मल्टीपल लिखें, 9 जिन जिन संख्याओं को विभाजित करेगा वो सभी संख्याएं 9 की क्या होंगी, मल्टीपल होंगी। 9 के मल्टीपल की बात करें, जैसे 9 18 27 36 एंड सो ऑन, ये सभी संख्याएं क्या है, 9 के मल्टीपल हैं। अगर हम 8 के मल्टीपल की बात करें तो 8 का मल्टीपल क्या होगा, 8 जिन जिन संख्याओं को विभाजित करेगा वो सभी संख्याएं 8 का मल्टीपल कहलाएंगी। जैसे 8 16 24 32 एंड सो ऑन, ये रहा मल्टीपल गुणज हो गया। अब इसमें कहा जा रहा है संख्या 5 की प्रथम 16 गुणज,
प्रथम का मतलब ये हो गया जहां से संख्या 5 के गुणज स्टार्ट हो रहे हैं उनकी बात की जा रही है। अगर इस प्रॉब्लम को हम बताना चाहें, अगर हम ये बताना चाहें आपको कि इनका औसत हमें फाइंड करना है, संख्या 5 के प्रथम 16 गुणज, मतलब जो संख्या 5 के गुणज जहां से स्टार्ट हो रहे हैं और कहां तक 16 गुणज की बात की जा रही है, तो क्या होंगे, जैसे 5, 10, 15, 20, 25, ये 30 एंड सो ऑन, और ये कहां तक जाएगा, 80 तक जाएगा। ये इन्हीं का हमें क्या करना है, औसत फाइंड करना है। इन सभी संख्याओं का हमें औसत फाइंड करना है, इसी का औसत हमें निकालना है। अब अगर इसका औसत हमें निकालना है तो अब हम पहले इसको ट्रिक से लेकर के बता रहे हैं। अब इसका ट्रिक क्या होगा, अगर ट्रिक इसका लिखते हैं, किसी संख्या n, किसी संख्या के n गुणजों का औसत, किसी संख्या के n गुणजों का औसत बराबर संख्या गुणे n+1/2, संख्या गुणे n+1/2। आपसे कहा जा रहा है कि संख्या 5 के कितने गुणज की बात की जा रही है, 16। n की वैल्यू कितनी दी गई है, 16 + 1/2। अब इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 16 × 17, 17 × 25 कितना हो गया, 85 हो गया, 85/2 हो गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 42.5 हो गया। ये रहा ट्रिक से, फार्मूले से किसी संख्या के गुणज अगर फाइंड करना हो तो फाइंड करते हैं। लेकिन अब इसी को करने का दूसरा तरीका अगर हम बताएं, जैसा कि क्रमागत संख्याओं के बारे में मैंने आपको डिस्कस किया था, बताया था, औसत उसका ऐसे भी फाइंड किया जा सकता है, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या। तो पहली संख्या क्या है, 5, और अंतिम संख्या क्या है, 80 क्या हो गया, 2। अब सिंप्लीफाई करेंगे 85 हो गया, 42 क्या आ गया, 5 आ गया। इस तरीके से अगर क्रमागत संख्याओं का औसत हमें फाइंड करना है तो पहली संख्या और अंतिम संख्या का योगफल बटे हम 2 कर देते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ये कहा जा रहा है 100 से कम सभी विषम संख्याओं के औसत की बात की जा रही है। 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत हमें फाइंड करना है। अगर 100 से कम सभी विषम संख्याएं लिखते हैं तो क्या होगा, जैसे 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। 100 के नियरेस्ट जो विषम संख्या वो क्या है, 99 है। मतलब इन्हीं का हमें औसत फाइंड करना है। जैसे कहा गया 100 से कम सभी संख्याओं का औसत क्या है, तो 100 से कम अगर सभी विषम संख्याएं अगर लिखते हैं, ये क्या मिलेंगी, 1, 3, 5, 7, 9 और कहां तक, 99 तक। इन्हीं का हमें औसत फाइंड करना है। अब अगर इसका औसत अगर फाइंड करना है तो औसत फाइंड करने के लिए मैंने एक तरीका ये भी बताया था। इस क्वेश्चन को ये भी कह सकते हैं, प्रथम 99 तक विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। अब जैसे कि क्वेश्चन लिखा गया है, यहां पर पूरी तरीके से क्लियर हो लेंगे आप। जैसे इसमें कहा जा रहा है 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत फाइंड करना है, तो 100 से कम सभी विषम संख्याएं क्या होंगी, 1 से लेकर के 99 तक होंगी। इसी को ये भी कहा जा सकता था 99 तक कि सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। जैसा कि अभी पिछले क्लास में आपको बताया था, अगर ये कहा जाए प्रथम n तक विषम संख्याओं का औसत, प्रथम n तक विषम संख्याओं के औसत के लिए मैंने फार्मूला बताया था n+1/2। क्या फार्मूला बताया था, n+1/2, यही फार्मूला बताया था। तो जो क्वेश्चन लिखा था 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत, इस क्वेश्चन को मैंने अगर लिखे 100 से कम सभी विषम संख्याएं 1 से लेकर के क्या होगा, 99 होगा। तो इसको इसी क्वेश्चन के भी कह सकते हैं 99 तक सभी विषम संख्याओं का औसत।
अब फार्मूला क्या होता है, n की वैल्यू क्या है 99 है, 99 प्लस 1/2 हो गया, सिंप्लीफाई करेंगे ये 100 और काटेंगे तो कितना मिला 50 मिला। इस तरीके से ऐसे हम कर सकते हैं फार्मूले से। और दूसरा तरीका भी क्या बताया है, क्रमागत संख्याएं अगर दी गई हैं, अगर कितने भी अंतर पे क्रमागत संख्याएं दी गई हैं, ये जरूरी नहीं है कि हम ये कहें क्रमागत संख्या, क्रमागत सम संख्या, क्रमागत विषम संख्या। अगर ये न कह करके सिर्फ हम क्रमागत संख्या कहें, मतलब जो क्रम से आए उनके बीच में अंतर कुछ भी हो, अगर उसका हमें औसत फाइंड करना हो तो एक तरीका ये भी है, इसमें पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे क्या करेंगे 2 कर देंगे। जैसे 1 प्लस 99 बटे 2, यह 100, दिस इक्वल टू सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ गया 50 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या दिया है, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत क्या है, x है। चूंकि क्रमागत संख्याओं की बात की जा रही है, क्रमागत संख्याएं अभी हम लोगों ने चर्चा किया है कैसे मिलती हैं, एक जोड़ने पे मिलती हैं। इनकी संख्या क्या है 5 है, मतलब अगर दी गई संख्याओं की संख्या अगर विषम है तो मध्य में सिर्फ क्या होगी, एक ही संख्या होगी। अगर कोई 5 संख्याएं हैं तो मध्य में सिर्फ क्या होगी, एक संख्या होगी, और वही संख्या क्या होगी, औसत होगी। अगर इन 5 क्रमागत संख्याओं का औसत अगर x है, इसका मतलब मध्य की संख्या हमारी क्या है, x है। अब अगर मध्य की संख्या x है, इसका मतलब इसके आगे भी 2 संख्या होगी, इसके पीछे भी 2 संख्याएं होंगी, और अगली 2 संख्याएं अगर हमें फाइंड करना है, जैसा कि क्रमागत संख्या के बारे में जानते हैं, पिछली संख्या में एक जोड़ने पर अगली संख्याएं मिलती चली जाती हैं। इसमें एक जोड़ा तो फिर अगली संख्या, फिर एक जोड़ा तो अगली संख्या। अब इसके पीछे भी 2 संख्याएं हैं। अगर क्रमागत संख्याओं में अगर पिछली संख्या अगर फाइंड करनी होती है तो अगली संख्या में एक घटाएंगे तो पिछली संख्या मिलती है। इसके पिछली संख्या x माइनस 1, इसके पिछली संख्या x माइनस क्या हो गया 2 हो गया, x माइनस 2 हो गया। अब इसमें कहा जा रहा है कि यदि अगली दो संख्याएं मिला ली जाएं, मतलब जो संख्याएं हम शामिल करेंगे अगली 2 संख्याओं को शामिल करेंगे। जो संख्याएं आगे बढ़ रही हैं तो अगली 2 संख्याएं क्या होंगी, इसमें एक जोड़ेंगे x प्लस 3 हो गया, फिर अगली संख्या हमारी क्या होगी x प्लस 4 हो गया। इस तरीके से ये अगली 2 संख्या जो ही हमने शामिल किया, अगली 2 संख्या, इनकी संख्याओं की संख्या कितनी हो गई 7 होगी। अब इनकी मध्य संख्या क्या है, मध्य अगर 7 संख्याएं हैं तो मध्य में कितनी संख्याएं होंगी, 3 संख्या इधर छोड़ देंगे और 3 संख्या इधर छोड़ देंगे तो मध्य की संख्या हमारी क्या है x प्लस 1 है। अब x प्लस 1 है, चूंकि हमारा प्रारंभिक जो औसत था वो कितना था x था, और जो ही हमने अगली 2 संख्या शामिल किया तो नया औसत हमारा क्या मिला x प्लस 1 मिला। इसका मतलब जो नया औसत है वो पुराने औसत में, अगर हम इस नए पुराने औसत में अगर 1 की वृद्धि कर दें तो नया औसत मिल जाएगा। इसका मतलब औसत में जो परिवर्तन हुआ वो क्या हुआ, 1 की वृद्धि हो गई। औसत में क्या परिवर्तन हुआ, 1 की वृद्धि हो गई। अगर इसी क्वेश्चन में अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ दिया जाए, जैसा कि क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, अगर ऐसे पूछ दिया जाए, जैसे ये यदि कह दिया जाता यदि पिछली दो संख्याएं शामिल कर ली जाए तो औसत में क्या परिवर्तन होगा, तब इसका आंसर क्या होता। तो अगर हम पहले उन 5 संख्याओं को लिखें तो क्या मिलेंगी, x प्लस 1, x प्लस 2, इसके पहले की संख्या x माइनस 1, x माइनस 2। तो यहाँ पर अभी जैसे ऊपर अगली 2 संख्या शामिल करने की बात की जा रही थी, लेकिन इसमें पिछली संख्या शामिल करना है, जैसे x माइनस 3 और x माइनस क्या आ गया 4। अब हमने पिछली 2 संख्याएं शामिल कर लिया तो इनकी संख्या टोटल कितनी हो गई 7। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 7 हो गई, तो मध्य में कितनी संख्या होगी 1 होगी, और वो संख्या क्या होगी, अगर 3 इधर छोड़ दें, अगर 3 इधर छोड़ दें तो मध्य की संख्या हमारी क्या हो गई x माइनस 1। इस तरीके से जो नया औसत है वो x माइनस क्या है 1 है। अगर
हमारा प्रारंभिक औसत अगर x है तो नया औसत जो आया वो क्या मिला, उस प्रारंभिक औसत में हमने क्या किया, एक घटा दिया, एक की क्या हो गई, कमी हो गई। इस तरीके से यदि हम ये कहें पिछली दो संख्याएं मिला ली जाएं तो औसत में जो परिवर्तन होगा वो क्या होगा, एक की कमी हो जाएगी, एक की कमी हो जाएगी। उम्मीद कर रहे हैं क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाए, चलिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है 13 संख्याओं का औसत 68 है, इनमें से प्रथम 7 संख्याओं का औसत 63 तथा अंतिम 7 संख्याओं का औसत क्या है, 70 है। सातवीं संख्या हमारी क्या है, ये हमें फाइंड करना है। सातवीं संख्या हमारी क्या है, ये फाइंड करना है। अब हम अगर सातवीं संख्या फाइंड करेंगे तो कैसे फाइंड करेंगे, जैसे आपको समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं, समझाने के लिए मैं ऐसे लिख रहा हूं। अगर 13 संख्याएं कोई लिखते हैं, ये कोई 13 संख्याएं हैं, ये संख्याएं कुछ भी हो सकती हैं, ये 13 संख्याएं हैं और आपसे कहा जा रहा है इन 13 संख्याओं का औसत कितना दिया है, 68 दिया है। अगर इन 13 संख्याओं का अगर योगफल हम फाइंड करें, मतलब इन 13 संख्याओं का औसत अगर क्या है 68 है, अगर इनका योगफल फाइंड करें तो क्या मिलेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर औसत दिया हो, अगर औसत बराबर होता है क्या है, दी गई राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। इसी औसत को हमने ऐसे ही डिफाइन किया था, औसत बराबर दी गई राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। अगर राशियों का योग हमें फाइंड करना होता है तो औसत में उनकी संख्या से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। मतलब अगर राशियों का योगफल फाइंड करना है तो औसत में उनकी संख्या से गुणा कर देते हैं। अगर राशियों की संख्या फाइंड करना है तो उनके योगफल में औसत से भाग दे देते हैं। ये याद रखिएगा। जैसे यहाँ कहा जा रहा है कि 13 संख्याओं का औसत अगर 68 है, इन 13 संख्याओं का जो योगफल होगा औसत गुणे उनकी संख्या हो गई 13 हो गया, ये 13 संख्याओं का योगफल निकल गया। मतलब इस पूरे का क्या हो गया, योगफल निकल गया। अब आपसे कहा जा रहा है इनमें से प्रथम 7 संख्याओं का औसत क्या है, 63 है। मतलब जो प्रथम 7 संख्याएं हैं इनका औसत क्या है, 63 है। अगर प्रथम 7 संख्याओं का योगफल फाइंड करें तो 63 गुणे 7 हो जाएगा। फिर ये कहा जा रहा है अंतिम 7 संख्याओं का औसत 70 है। अगर ये अंतिम 7 संख्याएं लें तो इनका औसत क्या है, 70 है। तो अंतिम 7 संख्याओं का योगफल फाइंड करें तो 70 गुणे 7 आ गया, ये 70 गुणे 7 आ गया। अगर हम क्या करें, ये पहली 7 संख्याओं का योगफल और अंतिम 7 संख्याओं का योगफल अगर निकाल लें, जैसा कि मैंने फाइंड किया, पहली 7 संख्याओं का योगफल 20 और अंतिम 7 संख्याओं का योगफल 20। अगर इन दोनों को जोड़ दें, अगर इन दोनों को जोड़ दें तो हमें क्या मिलता है, ये मिलता है जो ये 7वीं संख्या है ये पहली बार इसमें भी शामिल हो गया और फिर ये 7वीं संख्या जो है इस योगफल में भी क्या हो गया, शामिल हो गया। मतलब जो 7वीं संख्या है इसमें क्या कि एक बार इसमें और एक बार इसमें, मतलब 2 बार काउंट कर ली गई। लेकिन इसमें क्या है, 7वीं संख्या एक ही बार है, क्योंकि यह यहां से यहां तक 13 संख्याओं का औसत क्या दिया है, 68 दिया है। और इसमें 7वीं संख्या कितनी बार, 2 बार है और इसमें एक बार है। अगर इसमें से इसको घटा दें तो एक बार जो बचेगी वो 7वीं संख्या क्या होगी, निकल जाएगी। जब भी ऐसा प्रॉब्लम आ जाए तो हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन के लिए पहले जो 7 संख्या उसका योगफल, अंतिम 7 संख्या के योगफल दोनों को जोड़ लेंगे और पूरी संख्याओं के योगफल को घटा देंगे। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, 7 त्रिक 21, 7 छक 42 और 2 44 हो गया, 7 सत्ते 49, 490 हो गया। गुणा करेंगे 13 बट्टे 104 हो गया
और 13 छके 78 और 10 क्या हो गया 88 हो गया। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, जोड़ेंगे तो 0 जोड़ेंगे सॉरी 1 हो गया। 9 4 13, 4 4 8 1 9। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 884 हो गया। सिंप्लीफाई कर ली, 11 में से 4 जा 7, 12 में से 8 जा 4 हो गया। सातवीं संख्या हमारी क्या आ गई 47 के बराबर हो गया। उम्मीद कर रहे हैं क्वेश्चन आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या दिया है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है यहाँ किसी कक्षा के विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 68 है। किसी कक्षा के विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 68 है तथा कक्षा में लड़कियों का औसत प्राप्तांक 80 तथा लड़कों का 60 है। कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के हैं, कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के हैं, हमें ये फाइंड करना है। थोड़ा सा इसके बारे में आपको बताना चाहेंगे। अगर किसी कक्षा के बारे में कहा जाए कि कक्षा में कितने प्रतिशत लड़के हैं, तो सबसे पहले तो हमें ये फाइंड करना होगा कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या है और फिर उन कुल विद्यार्थियों में लड़कों की संख्या क्या है, तब जाकर के हम लड़कों का संख्या का प्रतिशत हम फाइंड कर पाएंगे। अगर हम ये कहें लड़कियों की संख्या का प्रतिशत क्या है, तो सबसे पहले तो हमें ये फाइंड करना होगा कक्षा में पूरी संख्या क्या है और उस पूरी संख्या में लड़कियों की संख्या क्या है, तब हम फाइंड कर पाएंगे। दूसरा एक तरीका ये भी है, अगर कहा जाए किसी कक्षा में लड़कों की संख्या का प्रतिशत या लड़कियों की संख्या का प्रतिशत क्या है, इसको फाइंड करने के लिए एक तरीका यह भी होता है कि हम लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात रेशियो फाइंड कर लें, तो रेशियो से भी हम लड़के या लड़कियों की संख्या का प्रतिशत फाइंड कर सकते हैं। हम यही रेशियो फाइंड करने चल रहे हैं। अब रेशियो फाइंड कर रहे हैं, देखें कैसे फाइंड करेंगे। अब आइए देखें, जैसे कहा जा रहा है किसी कक्षा में कि विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक क्या है 68 है। औसत प्राप्तांक क्या है 68 है। मतलब लड़की और लड़कियां टोटल को मिला दिया जाए तो सभी को मिला करके औसत हमारा क्या है 68 है। मतलब अगर ये कहा जाए कक्षा में विद्यार्थियों का औसत अगर 68 है, तो इसका मतलब ये है उस कक्षा का हर एक विद्यार्थी लगभग कितने अंक प्राप्त किया है 68। फिर ये कहा जा रहा है कक्षा में लड़कियों का औसत क्या दिया है 80 दिया है। अगर गर्ल्स की बात करें तो गर्ल का औसत कितना दिया है 80 दिया है और बॉय का औसत कितना है 60 है। ये बॉय का औसत दिया है 60 दिया है। कक्षा के लड़कियों का औसत 80, बॉय का औसत 60 और दोनों और गर्ल और बॉय को मिला दिया जाए तो औसत क्या है 68 है। अब हम यहाँ पर गर्ल और बॉय का रेशियो हम फाइंड कर रहे हैं। यह देख रहे हैं कि ये रूल तभी फॉलो होता है जब ये संख्याएं या तो यहाँ देख रहे हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में है या संख्याएं असेंडिंग ऑर्डर में हो, किसी एक क्रम में हो, डिसेंडिंग में हो, असेंडिंग में हो, तब जाकर के यह रूल फॉलो होता है। इसको जब अप्लाई करते हैं तो इसको सबट्रैक्ट करके यहाँ लिखते हैं और इसको सबट्रैक्ट करके यहाँ लिखते हैं। अगर इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना मिलेगा 12 मिला और इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या मिलेगा 8 मिलेगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे 4 दूना 8, 4 तिहाई 12। इस तरीके से कक्षा के लड़कियों और लड़कों का औसत 2 संबंधित 3 आ गया। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कि कक्षा में कितने प्रतिशत लड़के हैं, हमें लड़कों का प्रतिशत पूछा जा रहा है, तो लड़कों का प्रतिशत क्या होगा। अब देख रहे हैं कि कक्षा में लड़कों का भाग कितना दिया है 3 दिया है और कक्षा का कुल भाग कितना है 3 और 2 5 हो गया, 3/5 हो गया। जैसा कि आपको मैंने परसेंटेज चैप्टर जब एक पहला इंट्रोडक्शन क्लास डाला तो वहां पे बताया था 1/5 की वैल्यू कितने परसेंट होती है 20% होता है, तो 3/5 की वैल्यू कितनी होगी 60%। अगर ऐसे नहीं समझ रहे हैं, जब इसको प्रतिशत में बदलेंगे 100% मल्टीप्लाई कर दिया 20 25 100 क्या निकाल लिया 60%। जो कक्षा में लड़कों का जो प्रतिशत है कितना है 60% के बराबर है। इस तरीके से हम उम्मीद कर रहे हैं पूरी क्लास आपको समझ में आया होगा। अगर हमारा पढ़ाया हुआ समझाया अगर आपको समझ में आता है, अगर आपको ये लगता है कि मैं पूरी ईमानदारी से आपके साथ जुड़कर काम कर रहा हूं, तो बस सिर्फ एक मेरा निवेदन है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, कमेंट करें, ताकि हम लोगों का उत्साह अधिक से अधिक बढ़े और हम लोग आपके साथ अच्छे से ऐसे
अच्छे से अच्छा वीडियो लेकर के आएं, जिससे आपको किसी भी कंपटीशन में सफल होने में आसानी हो, आसानी से सफलता मिले। यही हमारी शुभकामना है। आप सभी लोगों को वीडियो को ध्यान से देखने के लिए हृदय के गहराइयों के साथ सभी को धन्यवाद। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को धन्यवाद।